नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th का दिल्ली सल्तनत। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक नंबर हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। और ये दिल्ली सल्तनत ऐसा टॉपिक है क्लास 7th का जो कितना बार भी पढ़ ले लेकिन दिमाग में रहता ही नहीं है। पढ़ लीजिए और बाद में ऐसा लगे कि कुछ याद ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसी समस्या को लेकर के हम दिल्ली सल्तनत के हर एक वंश को बारी बारी से हम एकदम आसान भाषा में आपके साथ चर्चा करेंगे। बस आप इसे पूरी ध्यान से समझिए और सुनिए। दिल्ली सल्तनत आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। बच्चों, बहुत साल पहले की बात है। उस समय भारत में कोई मजबूत राजा नहीं था, ठीक है ना। उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्य थे और बाहर से कई आक्रमणकारी आते थे और भारत पर आक्रमण करते थे, ठीक है ना। बहुत साल पहले जो छोटे छोटे राज्य थे और कई सारे आक्रमणकारी जो है बाहर में दूसरे देश से दूसरी जगह से आते थे और भारत पर आक्रमण करते थे। पहले क्या था, छोटे छोटे राज्य था, ठीक है ना। आते थे और आक्रमण कर देते थे, किसी भी राज्य पर अटैक कर देते थे, हमला कर देते थे, ठीक है ना। कहाँ से आते थे, तो अफगानिस्तान में एक शासक था मोहम्मद गोरी, ठीक है ना। अफगानिस्तान में एक शासक था मोहम्मद गोरी। वह भारत पर आक्रमण करता था, लेकिन वह अकेला नहीं लड़ता था। उसके साथ बहुत से तुर्की गुलाम सैनिक हुआ करते थे, ठीक है ना, जिन्हें बचपन में खरीद लिया गया था। समझ रहे हैं ना। तुर्की जो है गुलाम सैनिक थे जिन्हें बचपन में खरीद लिया गया था। कौन खरीदा था, मोहम्मद गोरी खरीदा था, ठीक है ना। लेकिन उन्हें मोहम्मद गोरी को घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध की पूरी ट्रेनिंग दी गई थी। मोहम्मद गोरी ने तुर्की गुलाम सैनिक जितने भी सैनिक को खरीदे थे ना, उसको क्या किया था, उनको ट्रेनिंग दे दिया था पूरी बढ़िया तरीक़ा से। घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना और युद्ध की पूरी ट्रेनिंग दे दी गई थी। कौन दिया था, मोहम्मद गोरी दिया था, ठीक है ना। जिसको खरीदा था, जिस सैनिक को, तुर्की गुलाम सैनिक को उन्होंने बचपन में खरीदा था, उसको ट्रेनिंग दिया था, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इन गुलाम सैनिक में एक बहुत ही मेहनती, समझदार और बहादुर सेनापति था। तो उसमें कई सारे सैनिक को खरीदे थे मोहम्मद गोरी, जिसमें सबसे समझदार, सबसे बहादुर, सबसे मेहनती, ठीक है ना, सेनापति जो था मोहम्मद गोरी का, वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। समझे, मोहम्मद गोरी का सबसे बेस्ट और फेवरेट सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या कार्य है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सुल्तान का पहला शासक बना, पहला सुल्तान बना, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान बना। कैसे बना, जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो भारत में उसका कोई बेटा या उत्तराधिकारी नहीं था जो शासन को संभाल सके। किसका बताइए, मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी का भारत में उसका कोई बेटा नहीं था जिससे उसका उत्तराधिकारी जो है संभाल सके, शासन को संभाल सके, ठीक है ना। तो अब भारत में उसके जो सेनापति थे उनमें सबसे शक्तिशाली और अनुभवी जो था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था कि नहीं था। मोहम्मद गोरी का सबसे समझदार और शक्तिशाली और सबसे अनुभवी सेनापति कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उनके पास और भी बहुत सारे सेनापति थे, लेकिन सबसे समझदार थे कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ गए। इसीलिए उसने दिल्ली में खुद को क्या किया, मोहम्मद गोरी ने इसीलिए दिल्ली का सुल्तान किसको घोषित कर दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गोरी ने ये दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को घोषित कर दिया, ठीक है ना। यहीं से दिल्ली सल्तनत की क्या होती है, शुरुआत होती है। और इसी कारण गुलाम वंश की स्थापना मानी जाती है। समझ गए। गुलाम वंश का स्थापना किस कारण माना जाता है, इसी कारण माना जाता है। अब आगे समझते हैं
कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बख्श भी कहते थे। उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरा नाम क्या था? लख बख्श। लख बख्श क्यों कहते थे उसको? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का स्वभाव जो था वो बहुत दयालु था। वह गरीब, फकीर और ज़रूरतमंद लोगों को बहुत दान देता था। समझ गए ना? कुतुबुद्दीन ऐबक गरीब, फकीर और ज़रूरतमंद लोगों को बहुत दान देता था। लोग कहते थे यह राजा लाखों में दान देता है, इसीलिए उसे कहा जाने लगा क्या? लख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को एग्जाम में पूछ सकता है लख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेकंड नाम क्या है या फिर दूसरा नाम क्या है, या किस नाम से भी और जाना जाता था? तो लख बख्श नाम से जाना जाता था। लख बख्श क्यों नाम दिया गया था? क्योंकि वह लाखों में दान देता था, गरीब, ज़रूरतमंद, फकीर लोगों को। समझ गए? अब चलते हैं ऐबक का काम क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या काम रहा? तो उसने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया। कुतुब, ये ध्यान में रखिएगा, दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उसको किसने शुरू किया है बनवाना? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है ना? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का कुतुब मीनार निर्माण करवाया, लेकिन पूरी तरह नहीं करवाया। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। पूरी कोई और करवाया, आगे हम आपको बताएंगे कि कौन करवाया। ठीक है ना? कुतुब मीनार का बनवाना शुरू किया। इसके बाद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी बनवाई। दिल्ली सल्तनत में काल में कुतुबुद्दीन ऐबक दो काम महत्वपूर्ण किया। कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। ठीक है ना? और इन इमारतों से यह दिखता है कि दिल्ली अब एक नई राजधानी बन रही थी। ठीक है ना? एक बात ध्यान में रखिएगा, दिल्ली गुलाम वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है गुलाम वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन रहा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहा। ठीक है ना? अब जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गया। कैसे हो गया? तो जब वह चौगान घोड़े पर खेले जाने वाला खेल एक घोड़ा था, उस पर क्या हुआ? पहले खेल हुआ करता था। ठीक है ना? खेल खेलता था, खेल खेलते 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 क्या हुआ? घोड़े से गिर गया, और घोड़े से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कब? तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई। इसके बाद क्या हुआ? अब तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक गया, लेकिन उसका शासन छोटा था। कुतुबुद्दीन जो है बहुत कम, 1206 से शुरू किया और 1210 में यानी कि वो ख़त्म हो गया। यानी 4 साल ही शासन कर पाया। 1206 में शासन करना शुरू किया और 1210 में मृत्यु ही हो गया। लेकिन उसने क्या किया? उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी। इसके बाद इल्तुतमिश आया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया? इल्तुतमिश आया, जिसने असली दिल्ली सल्तनत बनाई। इसके बाद इल्तुतमिश आया और इल्तुतमिश ने क्या किया? दिल्ली सल्तनत को असली सल्तनत बनाई। कैसे? अब बच्चों, अगर कोई आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत को सच में मजबूत किसने बनवाया, तो जवाब होगा इल्तुतमिश। ध्यान में रखिएगा, दिल्ली सल्तनत को मजबूत किसने बनवाया? तो इल्तुतमिश ने बनवाया। इससे पहले हमने कहा था खास था। ठीक है ना? लेकिन मजबूत किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने बनवाया। इल्तुतमिश के सामने दिखते क्या हुआ? जब मुस्लिम इल्तुतमिश सुल्तान बना, तो बहुत से तुर्क अमीर उसे सुल्तान मानने को तैयार नहीं थे। मतलब इल्तुतमिश जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश जब शासक बना, ठीक है ना, तो उस समय जो अमीर सुल्तान थे, अमीर लोग सुल्तान जो थे, वो इल्तुतमिश को शासन मानने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। ठीक है ना? बाहर से मंगोलों का डर था और अंदर से अमीर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। बाहर से मंगोलों का डर था कि आके फिर खतरा न कर दे, और अंदर से क्या है? अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। कौन? अमीर लोग। इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश बहुत समझदार शासक था। उसने धीरे धीरे हर समस्या को सुलझाया। ठीक है ना? उसने धीरे धीरे हर समस्या को सुलझाया। दिल्ली को अस्थायी राजधानी बनाया। उसने दिल्ली को पूरे शासन का केंद्र बना दिया, ताकि हर आदेश यहीं से जाए और सत्ता मजबूत रहे।
इल्तुतमिश के साथ जो अमीर लोग हैं वो बहुत चाहे कि उसको गिराए, उसको बहुत चाहते थे कि किसी भी तरीके से इसको जो है नीचे गिरा दिया जाए। लेकिन इल्तुतमिश भाई बहुत समझदार था, बहुत समझदार, बहुत चालाक था, चतुर चालाक। इल्तुतमिश बहुत समझदार शासक था। उसने धीरे धीरे हर समस्या को निपटा लिया। ठीक है ना। दिल्ली को अस्थायी राजधानी बनाया। कौन? इल्तुतमिश ने दिल्ली को अस्थायी राजधानी बनाया। उसने दिल्ली को पूरे शासन का केंद्र बना दिया। उसने दिल्ली को पूरे शासन का केंद्र बना दिया ताकि हर आदेश यहीं से जाए और सत्ता मजबूत रहे। ठीक है ना। इस तरीके से बना दिया कि हर जगह से सत्ता यहीं से जाए, शासन यहीं से जाए, और क्या हुआ, और आदेश मजबूत रहे। ठीक है ना। इस तरीके से इल्तुतमिश ने अपना सिस्टम बनाया। ठीक है। इक्ता प्रथा। अब क्या हुआ आगे, इक्ता प्रथा अब ध्यान से समझिएगा। इल्तुतमिश ने सोचा कि भाई एक जगह बैठे, एक ही जगह से पूरे शासन चाहते थे कि हर जगह का कंट्रोल रखे। जैसे अभी का प्रधानमंत्री मोदी एक जगह बैठे और पूरा देश का कंट्रोल कैसे करते हैं, उसी तरह से सुल्तान ने है, उन्होंने सोचा, उन्होंने दिमाग लगाया। ठीक है ना। क्या दिमाग लगाया? तो उन्होंने दिमाग लगाया, इल्तुतमिश ने सोचा कि हर जगह खुद जाकर शासन नहीं कर सकता हूं मैं, इसीलिए उसने जमीन के टुकड़े अधिकारी और सैनिक को दिए। इक्ता कहा गया, जिन्हें इक्ता कहा गया। समझ गए ना। वो क्या किया, जमीन के टुकड़े, यहाँ जैसे कि है ना अभी कैसे है छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे जिले। ठीक है ना। उसी तरीके से इस जिले के लिए एक राजा को एक सेना को दे दिया। इस जिले के लिए एक सेना, इतना दूर के इस गांव को संभालने के लिए एक सेना को दे दिया जमीन का टुकड़ा कि लो इतना दूर का संभालो तुम, और यहाँ से जो भी कर फन्ना चीना, जो भी कर टैक्स जो होता है वो सब क्या हुआ, यहाँ से वसूल करके राजा को देते थे। कौन? उसके सेना, इल्तुतमिश के सेना। समझ गए ना। फिर यहाँ पे जो भी इस गांव का, इस जिले का, हर जगह का शासन व्यवस्था सेनापति संभालते थे। यहाँ का जो भी खेती किसानी मजदूरी लोग करते थे, वहाँ का सभी के सभी क्या हुआ करता था, जो भी कर वसूलते थे वो सीधा डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली में सुल्तान को दिया जाता था। समझ गए ना। तो उन्होंने क्या किया, हर जगह जमीन को टुकड़ों में सैनिकों के बांट दिया। ठीक है ना। और इन्हें क्या कहा गया, इक्ता कहा गया। वे उस जमीन से टैक्स वसूल करते थे और बदले में राजा की सेवा करते थे। जमीन से टैक्स वसूल करके सभी जनता से और सीधा राजा को देते थे, और बदले में राजा को क्या करते थे, सेवा करते थे और सेना रखते थे। ठीक है ना। आज की भाषा में अगर कहें तो जैसे सरकार किसी अफसर को एक जिला सौंप देती है, सरकार क्या करती है, किसी अफसर को एक जिला सौंप देती है। ठीक है ना। इसी तरह से इल्तुतमिश ने अपना सिस्टम बनाया। सिक्कों की व्यवस्था इल्तुतमिश ने पहली बार किया। सिक्कों की व्यवस्था जो है इल्तुतमिश ने पहली बार किया। क्या किया, चांदी का सिक्का बनाया, जिसको हम टाका कहते हैं। चांदी के सिक्का को टाका कहते हैं। एग्जाम में यहाँ से पूछेगा, चांदी को सिक्का को क्या कहा जाता था, टाका। तांबे को सिक्का को क्या कहा जाता था, जित्तल। ये बात दिमाग में रखिएगा। दो सिक्के बनाए, एक चांदी का सिक्का जिसको टाका कहते थे, और एक तांबे का सिक्का जिसको जित्तल कहते थे। ठीक है ना। ये दो प्रकार की सिक्के चलवाए, चांदी का और तांबे का। चांदी को सिक्का बोले तो टाका, और तांबे का सिक्का बोले तो जित्तल। ये दोनों सिक्का चलवाया, जिससे क्या हुआ, व्यापार करना आसान हुआ। ठीक है ना। जिससे क्या हुआ, व्यापार करना आसान हुआ। मंगोल खतरों से बचाव। अब मंगोल खतरों से बचाव भी करना था उसे। उस समय मंगोल बहुत भयानक माने जाते थे। इल्तुतमिश ने उनसे सीधे युद्ध नहीं किया। मंगोल जो बाहरी आक्रमणकारी थे, उस समय मंगोल बहुत भयानक माने जाते थे। इल्तुतमिश ने उनसे सीधे युद्ध नहीं किया, बल्कि चतुराई से दिल्ली को बचा लिया। समझ गए ना। सीधा युद्ध नहीं किया, लेकिन चतुराई से, अपने दिमाग से, बुद्धि विवेक से दिल्ली को बचा लिया इल्तुतमिश। ठीक है। इसके बाद आता है रजिया को उत्तराधिकारी क्यों बनाया गया, रजिया सुल्तान। इसके बाद आया कौन,
तो रजिया सुल्तान को अधिकारी क्यों बनाया गया? भाई रजिया सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश की बेटी थी, समझ गए ना। रजिया सुल्तान की बेटी कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? रजिया सुल्तान, ठीक है ना। और उसके बेटे भी थे, लेकिन इल्तुतमिश ने देखा कि उसके बेटे शासन चलाने लायक नहीं है। इल्तुतमिश के बेटा जो है शासन चलाने लायक नहीं है, उसे लगता था। लेकिन इल्तुतमिश को उसकी बेटी रजिया सुल्तान पर बहुत भरोसा था, क्योंकि उसकी बेटी रजिया सुल्तान बहुत समझदार और साहसी थी, ठीक है ना। इसीलिए उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब इल्तुतमिश ने क्या किया? अपनी बेटी रजिया को क्या कर दिया? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, समझ गए ना। अब चलिए जानते हैं रजिया सुल्तान ने क्या किया। रजिया सुल्तान के साथ क्या हुआ? रजिया सुल्तान जब सुल्तान बनी तो उस समय बहुत समय की सोच के खिलाफ था। यह उस समय की सोच के खिलाफ था, ठीक है ना। जिस समय रजिया सुल्तान बनी उस समय जो समाज में जो सोच था वह पर्दा नहीं करती थी, दरबार में खुद बैठती थी और सेना के साथ निकलती थी। लेकिन उस समय के अमीर एक महिला शासक को स्वीकार नहीं कर पाए। यानी कि उस समय जो रजिया सुल्तान महिला थी और लोगों को लग रहा था कि महिला राज्य पर शासन करेगा, ठीक है ना, ये हम हर किच नहीं मानेंगे, महिला को शासन नहीं करने देंगे। उस समय के सोच था, लोगों का मानना था कि हम महिला को शासक नहीं मानेंगे, ठीक है ना। महिला घर में बैठने के लिए है, घर में पर्दा के लायक है, वो शासन के लायक नहीं है, ठीक है ना। वह दरबार में खुद बैठती थी और सेना के साथ निकलती थी। लेकिन उस समय के अमीर महिला शासक को स्वीकार नहीं कर पाए, ठीक है ना। इसके लिए क्या हुआ? जब तक रजिया सुल्तान रही तब तक लगातार विद्रोह होते रहे, ठीक है ना। और अंत में रजिया को सत्ता को छोड़नी पड़ी। अंत में रजिया सुल्तान को क्या हुआ? सत्ता से बाहर कर दिया गया। जब रजिया सुल्तान को बाहर कर दिया गया तब आया बलबन, जो कि सख्त राजा, मजबूत शासन के। अब अंत में आता है बलबन। सबसे लास्ट में कौन आता है? अंत में बलबन आता है, ठीक है ना। बलबन ने देखा कि अगर राजा कमजोर हुआ तो अमीर मनमानी करेंगे। बलबन को लगा कि भाई अगर रजिया सुल्तान महिला बनी और महिला को ये लोग शासक मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना, तो बलबन को लगा कि भाई अगर राजा कमज़ोर होगा तो अमीर क्या होगा? अमीर भारी पड़ जाएंगे, अमीर मनमानी करना शुरू कर देंगे। इसीलिए बलबन को लगा, इसीलिए उन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने क्या किया? लौह और रक्त की नीति अपनाई। मतलब गलती सजा, गलती करेगा उसे सजा मिलेगा, विद्रोह करेगा उसे मौत मिलेगा। लौह और रक्त की नीति का मतलब क्या होता है? गलती अगर होती है थोड़ी बहुत तो सजा मिल के रह जाएगा। अगर विद्रोह करते हो तो सीधा मौत के घाट उतार देते थे बलबन। उसने राजा की इज्जत और डर को दोनों को बनाए रखे। बलबन को लगा कि भाई अगर राजा कमज़ोर पड़ जाता है तो अमीर शासक जो है वो राजा पे भारी पड़ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने नीति अपनाई, लौह रक्त की नीति। गलती करेगा तो सजा मिलेगा और विद्रोह करेगा तो मौत मिलेगा। समझ रहे हैं ना? उसने राजा की इज्जत और डर दोनों बनाए रखे, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ? गुलाम वंश का अंत हो गया बलबन के साथ, ठीक है ना। बलबन के बाद कोई मजबूत शासक आया ही नहीं, आपसी झगड़े बढ़ गए और 1290 ईस्वी में जलाउद्दीन खिजली ने सत्ता को छीन लिया। बाद में 1290 ईस्वी में जलाउद्दीन खिजली ने सत्ता को छीन लिया। यही गुलाम वंश समाप्त हो गया। ये हो गया गुलाम वंश खत्म। और गुलाम वंश खत्म होने के बाद आता है कौन वंश? अगला हम वंश पढ़ेंगे। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। समझ गए ना? पहले गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी वंश। अब खिलजी वंश को भी हम इसी तरह बारी बारी से समझेंगे। आप लोग बने रहिएगा, डटे रहिएगा। आज का ये मैराथन महामैराथन होने वाला है और आपको ये दिल्ली सल्तनत की पूरी फिल्म के तरह जो है दिमाग में फिट बैठाएगा। कौन कौन गुंडा आए, कौन कौन गुंडा किसको किसको मारा, क्या क्या
किया, सारे समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद आप खिजली वंश, ठीक है ना, शुरू होता है। तो चलिए दोस्तों, अब गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, ठीक है ना। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। गुलाम वंश 1290 में ख़त्म होता है और खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। खिलजी वंश, हर एक वंश के अंदर में कई सारे वंश आते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी जैसे कि एक वंश के अंदर में कई बेटा पोता नाती ये सब थे, समझ रहे हैं ना। हर वंश में 4 से 5 वंश शासन किए। अब बात करते हैं गुलाम वंश के बाद क्या हुआ। बच्चों, आपने देखा कि बलबन के बाद गुलाम वंश में कोई ऐसा राजा नहीं बचा। बलबन के बाद आपने देखा कि बलबन के बाद गुलाम वंश में कोई ऐसा राजा नहीं बचा जो पूरे देश को मजबूती से संभाल सके, ठीक है ना। देखा था कि नहीं देखा था कि बलबन के बाद गुलाम वंश में कोई ऐसा राजा ही नहीं आया, कोई मजबूत राजा आया ही नहीं जो पूरे देश को मजबूती से संभाल सके। तो क्या हुआ, खिलजी वंश ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए। अब क्या होता है, राज दरबार में आपसी लड़ाई बढ़ गई, अमीर एक दूसरे के खिलाफ साजिश करने लगे, राजा कमज़ोर होते चले गए और इसी कमज़ोर समय का फ़ायदा उठाकर एक नया वंश सत्ता में आया, ठीक है ना। इसी कमज़ोर समय का फ़ायदा उठाकर एक नया वंश सत्ता में आया। कौन? खिलजी वंश। चलिए अब खिलजी वंश को बारी बारी से समझते हैं। दोस्तों, ये क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन दिल्ली सल्तनत दिमाग में फिट बैठ जाएगा अगर सुन लिए तो पूरा। अब आया जब खिजली वंश। अब ध्यान से समझिए, यह सवाल परीक्षा में बहुत आता है यहाँ से, खिलजी वंश से। खिलजी मूल रूप से तुर्की थे। खिलजी कौन थे? मूल रूप से तुर्क शासक थे, तुर्क के थे, लेकिन लंबे समय से अफगानिस्तान में रहते थे। खिलजी तुर्क एक देश है, तुर्की देश है, ठीक है ना। इसीलिए तुर्की देश है वो तुर्की देश के थे और कहाँ रहते थे? लंबे समय से अफगानिस्तान में रहते थे। कौन? तुर्की। इसीलिए तुर्क और अफगान संस्कृति का मिश्रण थे। तुर्क में तुर्क और अफगान संस्कृति का मिश्रण था। तुर्क अमीर उन्हें शुद्ध तुर्क नहीं मानते थे। तुर्की अमीर जो है उन्हें शुद्ध तुर्क नहीं मानते थे क्योंकि वो अफगानिस्तान में भी रहते थे, इसीलिए उसे पूरी तरह से शुद्ध तुर्क नहीं मानते थे। इसी वजह से शुरुआत में उनका विरोध हुआ, ठीक है ना। अब बात करते हैं जलाउद्दीन खिजली जो 1290 से 1296 तक रहा, ठीक है ना। पहला राजा जलाउद्दीन का स्वभाव कैसा था? अब जलाउद्दीन आया, पहला राजा बना बलबन के बाद। तो जलाउद्दीन खिलजी बहुत ही नरम दिल, दयालु और माफ़ करने वाला राजा था। जलाउद्दीन कैसा था? बहुत ही नरम दिल के थे, दयालु और माफ़ करने वाला राजा था। वह सोचता था कि राजा को डर से नहीं प्यार से शासन करना चाहिए। भाई जलाउद्दीन खिजली देखिए, इसका नियत कैसा था कि राजा को डर से नहीं प्यार से शासन करना चाहिए, डरा धमका के लोगों पर शासन नहीं करना चाहिए, इसका मानना था जलाउद्दीन का, जो नया शासक बना, ठीक है ना, कि डरा धमका करके शासन नहीं, प्यार से शासन करना चाहिए, ठीक है ना। उसकी कमजोरी क्या थी जलाउद्दीन खिजली की? अब समझते हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि सिर्फ अच्छा दिल होना काफ़ी नहीं होता है, सिर्फ अच्छा दिल होना काफ़ी नहीं होता है, समझे ना। इतिहास हमें ये सिखाता है। जलाउद्दीन अपराधियों को माफ़ कर देता था। जलाउद्दीन क्या करते थे? अपराधियों को माफ़ कर देता था, विद्रोहियों को छोड़ देता था। इससे लोगों को यह लगने लगा कि राजा कमज़ोर है, समझ रहे हैं ना। अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन जो है, जलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना, वो सिर्फ अच्छा दिल काफ़ी होना नहीं था, उसका मानना था, ठीक है ना। अपराधियों को माफ़ कर देता था जलाउद्दीन खिलजी, विद्रोहियों को छोड़ देता था। इससे लोगों को यह लगने लगा कि राजा कमज़ोर है, समझ रहे हैं ना। लोगों को लगने लगा कि यह राजा कमज़ोर है, अपराधी को माफ़ कर देता है, ठीक है ना, विद्रोहियों को छोड़ देता है। ये कैसा राजा आ गया? लोगों को लगा कि ये राजा कमज़ोर राजा है, ये शासन लायक नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए लोग ने क्या किया? जलाउद्दीन की हत्या कर दिया। कौन? जलाउद्दीन की हत्या कौन कर दिया? उसका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी।
सॉरी हाँ, जलालुद्दीन की हत्या उसका भतीजा ने कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी। समझ गए ना, जलालुद्दीन की हत्या कर दिया कौन? उसकी भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि उसका सिस्टम ही कुछ अलग था, अपराधियों को माफ़ कर देता था, विद्रोहियों को छोड़ देता था, इसीलिए उसका भतीजा को लगा कि शासन ऐसे नहीं चलने वाला है, ठीक है ना। उसने क्या किया? जलालुद्दीन को हत्या कर दिया, उसका भतीजा, अपना भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। अब आया सत्ता में अलाउद्दीन, सॉरी अब आया हाँ सत्ता में आया अलाउद्दीन। पहले था कौन? जलालुद्दीन। ध्यान में रखिएगा, दोनों नाम सेम लगता है। जलालुद्दीन के बाद आया अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने धोखे से जलालुद्दीन की हत्या कर दी, धोखे से, और खुद सुल्तान बन गया। समझ गए ना, अपने चाचा जलालुद्दीन को अलाउद्दीन ने क्या कर दिया? हत्या कर दिया। यह घटना हमें बताती है कि सत्ता की लालच इंसान को अंधा बना देती है। मतलब देखिए, सत्ता की लालच के लिए अपने चाचा को हत्या कर दिया अलाउद्दीन, जलालुद्दीन को हत्या कर दिया सत्ता की लालच के लिए। यह घटना हमें क्या बताती है, क्या सिखाती है? कि सत्ता की लालच में इंसान को अंधा बना देती है। समझ रहे हैं ना, जलालुद्दीन की हत्या कर दी और खुद सुल्तान बन गया। बताइए, ऐसा करना उचित था? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना। अब बात करते हैं अलाउद्दीन। अब तो वो गया, इसके बाद अलाउद्दीन शासक बना। कब से कब तक? 1296 से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का सबसे महान शासक, खिलजी वंश का सबसे महान शासक। अब बच्चों समझते हैं, अगर दिल्ली सल्तनत के सबसे शक्तिशाली और चतुर शासक की बात हो तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम जरूर आएगा। अब बताइए, एक से एक आ रहा है दिग्गज लोग दिल्ली सल्तनत में। अगर सबसे शक्तिशाली और चतुर शासक की बात हो तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम जरूर आएगा। अलाउद्दीन खिलजी का लक्ष्य क्या था? अलाउद्दीन ने साफ कहा, मैं अमीरों की ताकत को तोड़ के रखूंगा और राजा को सबसे ऊपर रखूंगा। अलाउद्दीन ने सीधा ऐलान किया कि मैं अमीरों की ताकत तोड़ के रखूंगा और राजा को सबसे ऊपर रखूंगा। ये अलाउद्दीन का क्या था? आदेश था। उसने शासन को पूरी तरह अपने नियंत्रण में ले लिया। अलाउद्दीन पूरी तरह अपने शासन को नियंत्रण में ले लिया, ठीक है ना। उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी को अमीरों का विद्रोह। अमीर क्या करते थे? विद्रोह करते थे, हमेशा विद्रोह करते थे। मंगोलों को बार बार आक्रमण के लिए क्या करते थे? बढ़ावा देते थे। सेना को बनाए रखने का खर्च। अब देखिए उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? मजबूत और अस्थाई सेना। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार अस्थाई सेना बनाई। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार अस्थाई सेना बनाई और सैनिकों को नियमित वेतन देना शुरू कर दिया। घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा, सैनिकों की हुलिया सूची रखी जाती थी। इससे फर्जी सैनिक खत्म हुए। फर्जी सैनिक भी क्या है? ड्रेस व्रेस पहन के सैनिक बन जाते थे। तो उन्होंने क्या किया? घोड़ों को नियमित, सभी सैनिक को नियमित वेतन देना शुरू कर दिया। घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा शुरू किया। घोड़ा पर क्या किया? इस तरह के दाग लगाते थे जिससे ये पता चल सके कि कोई फर्जी सैनिक ना इसमें घुसी हो। समझ गए ना। सैनिकों की हुलिया सूची रखी जाती थी। इससे फर्जी सैनिक क्या हुआ? खत्म हो गया। जब घोड़े पे आप मान लीजिए कि सभी सैनिक है, एक ही ड्रेस पहरा दिया है, घोड़ा सबको पास है, सबके ड्रेस एक साथ है, लेकिन क्या हुआ? अगर जो नकली सैनिक उसमें घुस जाते थे तो उसके घोड़े पर इस तरह के निशान, दाग लगा दिए जाते थे ताकि उसमें अगर नकली सैनिक अगर घुसे तो सीधा उसकी पहचान हो और उसकी सजाए मौत। समझ गए ना। सैनिकों को नियमित वेतन शुरू कर दिया देना, ठीक है। सैनिकों की हुलिया सूची रखी जाती थी। फर्जी सैनिक हो गया खत्म। अब बाजार नियंत्रण नीति पर फिर उन्होंने क्या लगाया? देखिए सिस्टम बनाया।
ये क्वेश्चन कई बार हर एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। बाजार नियंत्रण नीति, समझ गए ना, इसको ध्यान से सुनिएगा। बाजार नियंत्रण नीति बच्चों अब बहुत ध्यान से समझिए। अलाउद्दीन ने देखा कि महंगाई बढ़ रही है, सैनिकों को उत्पादन वेतन देना पड़ता है, सैनिकों को ज़्यादा वेतन देना पड़ता है, तो उसने सोचा वेतन बढ़ाने से अच्छा चीज़ों के दाम ही कम कर दिया जाए। देखिए महंगाई बढ़ रही थी, सैनिकों को ज़्यादा वेतन देना पड़ता था, उसने सोचा कि चीज़ों को दाम ही कम कर दिया जाए। उसने क्या किया, उसने बाज़ार पर पूरा नियंत्रण कर लिया, अनाज का दाम तय कर दिया। ठीक है ना, महंगाई बढ़ती जा रही थी, लोग सामान बेचते थे। उस समय जो अनाज बेचते थे अपनी मनमर्जी से पैसा लेते थे, इतना रुपए किलो देंगे, इतना रुपए किलो देंगे, समझ रहे हैं ना। इससे क्या हुआ, लोगों का जो पैसा का कोई अता पता ही नहीं चल रहा था, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्च हो रहा था लोगों को। ठीक है ना, तो उन्होंने देखा कि बाज़ार में भाई पैसा का कोई सिस्टम ही नहीं है कि इतने रुपए केजी होना चाहिए। ठीक है ना, कोई सामान देता था उसके बदले में इतना पैसा मांगता था, ये सामान इसके लिए इतना पैसा, दाल लोगे इसके लिए इतना पैसा लगा, चावल लोगे इतना पैसा, कोई तय ही नहीं था कि कितना पैसा देना है। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाजार को नियंत्रण में कर लिया और सभी अनाज का दाम को तय कर दिया, कपड़े का दाम तय कर दिया गया कि भाई इतना रुपया इस कपड़े का दाम रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, इससे ज़्यादा कोई लेगा भी नहीं। घोड़े का दाम तय हो गया। ठीक है ना, अगर कोई व्यापारी ज़्यादा दाम लेता था तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती थी। सोचिए उस समय जो अनाज बिकता था, अनाज का कोई कीमत ही नहीं था कि कितना रुपए में बेचना है, कितना रुपया में नहीं बेचना है, कोई तय ही नहीं था। उन्होंने सोचा, उन्होंने क्या किया, अनाज की कीमत को तय कर दिया कि इतना रुपया, इससे ज़्यादा कोई नहीं लेगा, कपड़े का दाम इतना, इससे ज़्यादा कोई नहीं लेगा। सब चीज़, हर एक वस्तु, हर एक चीज़ों पर जो है ना दाम तय कर दिया। अगर कोई व्यापारी ज़्यादा पैसा लेता था तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती थी। ठीक है ना, आज की भाषा में अगर समझे तो जैसे सरकार राशन के दाम तय करती है, राशन के दाम क्या करती है, तय करती है कि भाई 5 रुपये केजी, 5 रुपये केजी आपको राशन मिलेगा। कितने रुपये, 2 रुपया है कि 3 रुपया राशन का, अभी 2 से 3 रुपया शायद चल रहा है प्रति किलो पर। ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा नहीं, यानी कि तय कर दिया था। और ज़्यादा लेगा तो बस क्या होगा, सीधे उसे समझ ही रहा है ना कि क्या होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। भाई क्या होता है, आजकल के डीलर लोग पैसा तो उतना ही लेते हैं लेकिन सामान कम कर देते हैं, है ना। आजकल के दौर में देखिएगा पैसा कम ही लेंगे, सामान कम कर देंगे यहाँ, लेकिन उस पर अगर कार्रवाई अगर आप करें, अगर खिलाफ उसकी आवाज़ उठाए तो उसकी खैरियत खराब हो जाएगी, सरकार कर देगी, समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। दक्कन विजय दक्षिण भारत। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब कहानी क्या होता है, आगे बढ़ती है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत तक दिल्ली सल्तनत का प्रभाव बैठाया, समझ गए। उसका सेनापति था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी जो है ना दक्षिण भारत तक दिल्ली सल्तनत का प्रभाव फैलाया और उसका सेनापति कौन था, मलिक काफूर। मलिक काफूर ने देवगिरी, वरंगल, द्वार समुद्र, मुद्दैर तक अभियान चला और बहुत सारा धन दिल्ली लाया, समझ गए ना। उसका सेनापति कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो महत्वपूर्ण सेनापति था मलिक काफूर। ठीक है ना, उसने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मुद्दैर तक अभियान चलाया और बहुत सारा धन दिल्ली लाया, समझ गए ना। बहुत सारा धन वहाँ से अभियान चला के दिल्ली लाया। इसके बाद क्या हुआ, भूमि राजस्व व्यवस्था आया। अगला पॉइंट जो है भूमि राजस्व व्यवस्था। अब आती है जमीन वाली बात। अलाउद्दीन ने किसानों से सीधे कर वसूलने की व्यवस्था की। अलाउद्दीन ने किसानों से अब सीधे कर वसूलने की व्यवस्था की। बिचौलियों को हटाया, जमीन नाप कर लगाया, किसानों पर नियंत्रण बढ़ाया।
बीच में पहले था क्या कि सैनिक सब जो है कर ले लेकर राजा को देते थे, लेकिन उन्होंने बाद में दिमाग लगाया, बीच वाले जो भी बिचौलिया था उसको हटा दिया, ज़मीन नाप कर कर लगाया, इतना ज़मीन है इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। अभी क्या है, अभी वर्तमान की अगर बात करें तो आपके पास जितना ज़मीन है उस हिसाब से क्या देते हैं, टैक्स देते हैं कि नहीं। खेत का जो रसीद कटवाते हैं वो क्या करते हैं, टैक्स ही तो देते हैं, हैं देते हैं कि नहीं देते हैं। उसी तरह से भाई उन्होंने ज़मीन नाप कर कर को टैक्स को फिक्स कर दिया, कर को, ठीक है ना, नियंत्रण बढ़ाया, उसने राजा को ज़्यादा आय मिली। इससे क्या हुआ, राजा को ज़्यादा आय मिली। बिचौलिया सब तो क्या था, टैक्स लेता था और बीच में से आधा पैसा खा जाता था, राजा को कम देते थे, आधा जो है खुद खा जाते थे। लेकिन उन्होंने जब ऐसा सिस्टम बनाया कि भाई नापी फिक्स कर दिया कि सबको इतना ज़मीन है इतना टैक्स देना पड़ेगा, जिसको जितना है इतना टैक्स देना पड़ेगा, तो इससे क्या हुआ, सीधा डायरेक्ट टैक्स जो है राजा के पास ही जाते थे, क्योंकि भाई लिमिट था, इसके पास इस व्यक्ति के पास, इस किसान के पास 10 बीघा ज़मीन है, इसके लिए इतना टैक्स देना है और इतना देना पड़ता था, इससे फिक्स कर दिया। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात को, राजा फिक्स कर दिया। क्या दिमाग लगाया, देखिए खतरनाक दिमाग लगाया। पहले बिचौलिया खा जाता था, अब 10 बीघा पर मान लीजिए कि 10% टैक्स लगा दिया, तो 10% टैक्स सीधा डायरेक्ट उसको गिन कर मिलता था। पहले था कि इतना ही टैक्स हुआ, कोई सीमित था ही नहीं, इसीलिए बिचौलियों को हटा दिया। समझ गए। अमीरों पर नियंत्रण। अलाउद्दीन जानता था कि सबसे बड़ा खतरा अमीर होते हैं। अलाउद्दीन जानता था कि सबसे खतरनाक जो है अमीर होते हैं, इसीलिए उसने शराब पर रोक लगाई। वाह क्या दिमाग लगाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन जानते थे कि सबसे खतरनाक अमीर लोग होते थे, इसीलिए उसने शराब पर रोक लगा दी। सीधा क्या कर दिया, शराब पर रोक लगा दी। अमीरों की सभाएं बंद, गुप्तचर व्यवस्था मजबूत, ठीक है ना, ताकि कोई साजिश ना हो। पहले क्या था, अंग्रेज, अब दिमाग देखिए, शराब को ही बंद कर दिया। शराब अमीर लोग भरपूर मात्रा में पीते थे और सभा एकदम पूरा जो है मीटिंग करते थे, है ना। अमीर की सभाएं क्या हुआ, अब बंद हो गया, शराब बंद हुआ, सभा बंद हो गई उसकी, ठीक है ना। गुप्तचर व्यवस्था मजबूत हुआ। इससे क्या हुआ, गुप्तचर व्यवस्था मजबूत हो गया ताकि कोई साजिश ना हो। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन की मृत्यु और पतन होने का समय आ गया है। समझ गए दोस्तों, अलाउद्दीन की पतन अब होने का समय आ गया। अब 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद कमज़ोर शासक आए, सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद कमज़ोर शासक आए, ठीक है ना, सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हो गई। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने, अलाउद्दीन के बाद आया गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश को समाप्त कर दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, खिलजी वंश जो था, खिलजी वंश को अब समाप्त कर दिया, ठीक है दोस्तों। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण नीति अलाउद्दीन, दक्कन विजय मालिक काफूर। अंत में 1320 में क्या हुआ, खत्म हो गया खिजली वंश, ठीक है। अब शुरू होता है कौन सा वंश, अब शुरू होगा तुगलक वंश, है ना दोस्तों। अब तुगलक वंश को पढ़ेंगे, खिलजी वंश का द एंड हो गया, अब तुगलक वंश को समझेंगे। आप लोग बने रहिएगा, मैराथन क्लास जो है ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। तो अब हम अगला वंश शुरू करने जा रहे हैं, तुगलक वंश, ठीक है ना दोस्तों। तो बच्चों अब हम खिलजी वंश के बाद, ठीक है ना, खिलजी वंश के बाद अगली कहानी को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तुगलक वंश अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली सल्तनत बहुत कमज़ोर हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के बाद दिल्ली सल्तनत क्या हुआ, बहुत कमज़ोर हो गई। दरबार में झगड़े बढ़ गए, सेना में अनुशासन खत्म हो गया,
प्रांतों के सूबेदार खुद को राजा समझने लगे, ठीक है ना। वहाँ के जो भी सूबेदार थे वो खुद के राजा समझने लगे। कौन? जिसको जो अलाउद्दीन खिलजी जो जिस सैनिक सबको दिए थे कर वसूलने के लिए, टैक्स वसूलने के लिए, वो सब अब क्या किया, अब खुद में झगड़ने लगे और खुद को सूबेदार, खुद को राजा समझने लगे, ठीक है ना। इसी समय एक नया शक्तिशाली व्यक्ति सामने आया, गयासुद्दीन तुगलक। इस समय एक नया शक्तिशाली व्यक्ति आया, कौन? गयासुद्दीन तुगलक। किसके बाद? खिलजी वंश के बाद, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी के बाद आया गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान में रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक की स्थापना कैसे हुई, अब ध्यान से सुनते हैं, ठीक है ना, ध्यान से जानिएगा। गयासुद्दीन तुगलक पहले अलाउद्दीन खिलजी की सेना में एक अधिकारी था। समझ गए ना? कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी की सेना में के ही एक अधिकारी था। समझ गए? अलाउद्दीन खिलजी के सेना में का एक अधिकारी था, वही अधिकारी जो उसमें पहले अधिकारी में काम करते थे, अलाउद्दीन खिलजी के अधिकारी हुआ करते थे। अब वो क्या हुआ, अब वह 1320 ईस्वी में उसने कमज़ोर खिलजी शासक को हटाकर तुगलक वंश की स्थापना कर दिया। कौन? तुगलक वंश की स्थापना कौन कर दिया? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए ना, कुछ तो आप लोग जवाब दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की सेना में से एक अधिकारी जो था, ठीक है ना, तुगलक वंश की स्थापना की। उसने खिलजी शासक को हटाकर तुगलक वंश की स्थापना किया। समझ गए? अब जो है गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश की हटा करके क्या किया, तुगलक वंश की स्थापना की। अब उसका नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक कौन था? तो हम आपको बताया है अभी, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का ही एक अधिकारी था, ठीक है ना। गयासुद्दीन तुगलक का स्वभाव कैसा था? वह न बहुत कठोर था और न ही बहुत नरम था। गयासुद्दीन तुगलक न ज़्यादा कठोर थे और न ही ज़्यादा नरम थे। वह मानता था राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए। वह क्या मानता था? वह राजा को मानता था कि राजा न्यायप्रिय होना चाहिए, राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, लेकिन डर भी बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली न्यायप्रिय और डर भी बना रहना चाहिए। समझ गए ना? किसको? राजा को। यानी कि वो न्यायप्रिय थे, वो नरम था। समझ गए ना? तुगलकाबाद किला की स्थापना किया। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद किला को बनवाया। इस किले से पता चलता है कि वह सुरक्षा को बहुत महत्व देता था। इस किले से पता चलता है कि वह सुरक्षा को क्या करता है, बहुत महत्व देता था। क्या बनवाया? कौन सा किला? तुगलकाबाद किला बनवाया। कौन बनवाया बताइए? गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गई, ठीक है ना। अब बताइए कितना जल्दी हो गया। 1320 ईस्वी में उसने शासन शुरू किया और 1325 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई, गयासुद्दीन तुगलक की। तो मृत्यु कैसे हो गई? तो एक भवन गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। एक भवन जो घर बना रहे थे वो घर जो है गिर गया, ठीक है ना। जब गिर गया तो उसी घर के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। इसके बाद सत्ता मिली उसके बेटे को। इसके बाद सत्ता किसको मिली? उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक को मिला। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक को सत्ता मिला। समझ गए ना? उसके बेटा को ही मोहम्मद बिन तुगलक को सत्ता कब मिली? तो 1325 ईस्वी में। गयासुद्दीन तुगलक उसके पिता की मृत्यु के बाद 1325 से उसका बेटा 1351 तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक के बेटा का नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। चलिए आप जानते हैं उसके बेटा मोहम्मद बिन तुगलक का कैसा शासन रहा, ठीक है ना। इतिहास का सबसे अनोखा शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। इतिहास का सबसे अनोखा शासक है। अब बच्चों समझते हैं मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास का सबसे बुद्धिमान, सबसे लोकप्रिय और सबसे
असफल प्रयोग करने वाला राजा माना जाता है, असफल प्रयोग करने वाला राजा माना जाता है। कैसे, उसकी सोच कैसी थी, तो वह बहुत पढ़ा लिखा था, गणित और दर्शन जानता था, दूर की सोच रखता था। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, वह बहुत पढ़ा लिखा था, गणित और दर्शन जानता था, गणित की सोच रखता था, लेकिन समस्या यह थी कि उसकी योजनाएं जमीन पर सही ढंग से लागू नहीं हो पाती थी। समझ गए ना, उसकी योजना क्या है, सही तरीका से वह लागू नहीं कर पाया। उसका प्लानिंग तो बहुत बढ़िया था, प्लानिंग बहुत अच्छा करते थे, लेकिन सही तरीके से लागू नहीं कर पाए। यही उसकी सबसे बड़ी गलती और कहे तो सबसे कमजोरी रही। कैसे, राजधानी परिवर्तन दिल्ली दौलताबाद, दिल्ली को राजधानी परिवर्तन कराया दौलताबाद। ठीक है ना, दिल्ली को राजधानी परिवर्तन कराया दौलताबाद। अब ध्यान से समझिए, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया है। मोहम्मद बिन सोचा क्या कि मेरा साम्राज्य बहुत बड़ा हो गया है, मुझे बीच में राजधानी बनानी चाहिए। इसीलिए उसने दिल्ली की राजधानी दौलताबाद से देवगिरी ले जाने का आदेश दिया। दिल्ली की राजधानी दौलताबाद से देवगिरी ले जाने का आदेश दिया। इससे क्या हुआ, जनता पर क्या असर पड़ा, हजारों लोग, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सैकड़ों किलोमीटर पैदल चले। भाई, दिल्ली को दौलताबाद ले जाने का आदेश दिया, उससे क्या हुआ कि हजारों लोग यहाँ से वहाँ गए, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सब यहाँ से वहाँ गए, सैकड़ों किलोमीटर जैसे ही पैदल चले, रास्ते में बीमारी, भूख के कारण क्या हुआ, बहुत से लोगों का मौत हो गया। बाद में राजा को लगा कि यह निर्णय गलत है। किसको, तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि यह निर्णय गलत है और राजधानी फिर से दिल्ली ले आई। समझ गए ना, फिर से राजधानी को क्या किया, दिल्ली ले आई। इससे क्या हुआ, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी। अब एक और प्रयोग सुनिए, उन्हें एक और प्रयोग किया। क्या किया, तो राजा ने कहा सोने चांदी की कमी है। राजा ने क्या किया, कहा कि सोने चांदी की कमी है, मैं तांबे के सिक्के चला दूंगा। सोने चांदी की कमी है, मैं तांबे के सिक्के चला दूंगा, क्योंकि उस समय सोने चांदी की कीमत कमी थी और उसने क्या किया, उसके जगह पे तांबे के सिक्के को चला दिया। क्वेश्चन भी बनेगा, तांबे की सिक्का किसने चलाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है ना, उसने तांबे और पित्तल के सिक्कों को सोने चांदी के बराबर मान लिया। क्या किया, तांबे और पित्तल के सिक्के को सोने चांदी के बराबर मान लिया। ठीक है ना, बताइए, सोना चांदी को पित्तल को सिक्का को सोना चांदी के जैसा मान लिया, उसके बराबर। यह योजना क्यों फेल हो गई, तो हर घर में सिक्के बनने लगे, हर घर में सिक्के बनने लगे, नकली सिक्के की भरमार हो गई, सरकारी खजाना खाली हो गया, क्योंकि तांबे का सिक्का ही तो था, सबके पास तांबे हुआ करते थे और सब ने क्या किया, सब अपना अपना नकली सिक्के कुछ बनाना शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, सरकार की खजाना खाली हो गया। अंत में राजा को सारे सिक्के वापस लेने पड़े, अंत में राजा को सारे सिक्के वापस लेने पड़े। कर व्यवस्था और विद्रोह, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर बढ़ा दिया। क्या किया, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में कर बढ़ा दिया। उसी समय अकाल पड़ा, किसान भूखे मरने लगे। नतीजा क्या हुआ, किसान विद्रोह, राज्य में अशांति। किसान में विद्रोह शुरू हो गया, राज्य में अशांति शुरू हो गया। ठीक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक का अंत अब हो गया, अंत आ गया। अब लगातार असफलताओं के कारण उसका शासन कमज़ोर हो गया। लगातार असफलता के कारण उसका शासन क्या हो गया, कमज़ोर हो गया, क्योंकि उसने सोने चांदी के बराबर पित्तल के सिक्का को बराबर मानने लगा। इससे क्या हुआ, लोग नकली सिक्का बनाना शुरू कर दिया। राज्य की जो भी खजाना था वो खाली हो गया। ठीक है ना, अब मोहम्मद बिन तुगलक अंत में लगातार उसकी हर कार्य सफल नहीं हो पाया। काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसका काम क्या हुआ, सफल नहीं हो पाया। उसका शासन अब कमज़ोर होने लगा। अब 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कौन आता है, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद कौन आता है,
1351 में फिरोज शाह तुगलक आता है, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है ना। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक जनता का राजा रहा। अब कहानी को सबसे अलग राजा आता है। अब कहानी का सबसे अलग राजा आता है। कौन आता है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कहा मैं प्रयोग नहीं करूँगा। फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि मैं प्रयोग नहीं करूँगा, मैं जनता को राहत दूंगा, नहरें और विकास। फिरोज शाह तुगलक ने कहा मैं प्रयोग नहीं करूँगा, सीधा जनता को राहत दूंगा। कैसे दूंगा? उसने सीधा नहरें बनवाना शुरू कर दिया, खेती को बढ़ावा दिया, किसानों को राहत दी, जन कल्याण कार्य शुरू किया, अस्पताल खुलवाए, सराय खुलवाए, कुएं खुदवाए, मदरसे खुलवाए। उसने दीवान ए खैरात की स्थापना की। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने की। समझ गए? और आगे क्या हुआ? धार्मिक नीति के प्रति उसका क्या योगदान रहा? जजिया कर ब्राह्मण पर भी लगाया, जजिया कर को ब्राह्मण पर लगा दिया। इस्लामी कानून के महत्व को दिया, ठीक है ना। कमज़ोर पक्ष क्या रहा? गुलामों की संख्या बहुत बढ़ाई, उत्तराधिकारी कमज़ोर रहा, सेना में शक्ति कम हो गई। ठीक है ना। तैमूर का आक्रमण शुरू कर दिया। तैमूर का आक्रमण फिर हुआ 1398 में तैमूर का आक्रमण हो गया। अब तुगलक वंश का सबसे बड़ा झटका, तुगलक वंश को लगा सबसे बड़ा झटका। कब? जब तैमूर का आक्रमण हुआ। ठीक है ना। तैमूर का आक्रमण कब हुआ? 1398 ईस्वी में। तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमूर के लोग जो है दिल्ली पर आक्रमण सीधे करना शुरू कर दिया। दिल्ली तबाह हो गई। तैमूर का आक्रमण जैसे ही हुआ 1398 में, जिससे क्या हो गई? दिल्ली तबाह हो गई, हजारों लोग मारे गए। तुगलक शासन लगभग समाप्त हो गया। अब तुगलक शासन क्या हो गया? लगभग समाप्त हो गया 1398 में, जैसे ही तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तो समझ गए ना। अब क्या हो गया? 1398 में समाप्त हो गया। अब तुगलक वंश का अंत हो गया। कब? तुगलक वंश का अंत हो गया 1414 ईस्वी में। तुगलक वंश का भी अंत हो गया। तैमूर के बाद दिल्ली में अराजकता फैल गई। जब तैमूर ने आक्रमण किया तब दिल्ली में क्या हो गया? अराजकता फैल गई। 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना हुई। अब हुआ 1414 ईस्वी में तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। कौन आता है? सैयद वंश की स्थापना होता है और तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। समझ गए? यहाँ तक अगर आपको क्लियर है दोस्तों, तो आपकी जो है कॉन्सेप्ट बहुत ही सही चल रहा है, सही दिशा में। समझ गए ना। सैयद वंश की स्थापना हुई और तुगलक वंश का समाप्त हो गया। कब? 1414 ईस्वी में। समझ गए? 1414 में सैयद वंश की स्थापना हुई और तुगलक वंश की समाप्ति हुई। ठीक है ना। तुगलक वंश की स्थापना कब हुआ? 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने किया। सबसे प्रयोगशील शासक कौन रहा? मोहम्मद बिन तुगलक। नहर निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तैमूर आक्रमण 1398 में, अंत में 1414 में तुगलक वंश की पतन हो गया। ठीक है ना। अब अगला जो आता है सैयद वंश। ठीक है ना। तुगलक वंश के बाद आ जाता है सैयद वंश। अब हम सैयद वंश को भी आसानी से समझेंगे। इसके बाद एक लास्ट वंश रहेगा, उसको भी हम समझेंगे, तब जाकर मेरा दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। समझ गए ना। अब हम सैयद वंश को बारी बारी से समझते हैं। तो बच्चों, अब हम दिल्ली सल्तनत का अगला चरण सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी को समझेंगे। उसी आसान कहानी वाली भाषा में समझेंगे। आप लोग बने रहिएगा। ठीक है ना। तो चलिए सैयद वंश की कहानी को अब हम शुरू करते हैं। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन किया। सैयद वंश के जो लोग थे वो 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। कैसे किया शासन? तुगलक वंश के बाद दिल्ली की हालात बहुत ख़राब हो गई।
बच्चों, आपने देखा कि 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की कमर तोड़ दी थी। 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण ने क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की कमर तोड़ दी थी। दिल्ली शहर उजड़ चुका था, लोग डर और भूख में जी रहे थे। दिल्ली सल्तनत क्या हो गया था, उजड़ चुका था, ठीक है ना। तैमूर के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत की कमर तोड़ दी थी। तैमूर की आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की कमर तोड़ दी थी, ठीक है ना, जिससे दिल्ली शहर उजड़ चुका था, लोग डर और भूख में जी रहे थे, खजाना खाली हो गया था। तुगलक शासक नाम के राजा रह गए थे, सिर्फ तुगलक शासक नाम के राजा रह गए थे। यानी कि इतनी सिस्टम खराब हो गई 1398 ईस्वी में कि तुगलक शासक सिर्फ नाम के राजा रह गए थे, असल सत्ता किसी और के हाथ में नहीं थी। इसी अफरा तफरी के माहौल में एक नया लेकिन कमज़ोर वंश सत्ता में आया। एक नया लेकिन कमज़ोर वंश सत्ता में आया। कौन? सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना कैसे हुई, अब ध्यान से समझते हैं। सैयद वंश आया जब तैमूर भारत से वापस गया तो उसने अपने प्रतिनिधि के रूप में खिज्र खां को, जब तैमूर भारत से वापस गया तो उसने अपने प्रतिनिधि के रूप में खिज्र खां को मुल्तान और आसपास का क्षेत्र सौंप दिया। धीरे धीरे खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि सैयद शासक खुद को तैमूर का प्रतिनिधि मानते थे। सबसे बड़ी बात क्या है कि सैयद शासक जो है खुद को तैमूर का प्रतिनिधि मानते थे, स्वतंत्र सम्राट नहीं मानते थे। 1414 से 1421 ईस्वी तक सैयद वंश ने शासन किया। खिज्र खां का शासन जो रहा, खिज्र खां ने कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा। खिज्र खां का सबसे खास बात क्या थी कि कभी खुद को सुल्तान नहीं कहा। तैमूर के नाम से शासन किया। किसके नाम से? तैमूर के नाम से, कि मैं तैमूर वंश का हूँ, ठीक है ना, मैं तैमूर जाति के हूँ, ठीक है ना। इससे साफ पता चलता है कि उसकी सत्ता बहुत कमज़ोर थी। यानी कि अपना खुद का नाम खुद का सुल्तान नहीं मान रहा था, वह तैमूर के नाम से शासन कर रहे थे। कौन? खिज्र खां तैमूर के नाम से शासन कर रहे थे। उसकी सत्ता बहुत कमज़ोर थी, इससे साफ पता चलता है। समस्या क्या हुई? उसके सामने विद्रोही सरदार, खाली खजाना, कमज़ोर सेना, वह बस इतना का कर पाया कि दिल्ली की सत्ता किसी तरह बची रहे। हाँ, इतना ज़रूर किया कि वह दिल्ली की सत्ता किसी तरह से बची रहा। उसके नाम से सिर्फ जो है वो सुल्तान कहते थे। किसके नाम से? तैमूर के नाम से। सिर्फ उसने इतना योगदान दिया कि दिल्ली की सत्ता को बनाए रखा। अब इसके बाद आता है 1421 के बाद 1434 में शासन करता है मुबारक शाह। मुबारक शाह आता है, ठीक है ना। मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन करता है। मुबारक शाह की कोशिश क्या रहा? मुबारक शाह ने सोचा अगर मुझे शासन करना है तो थोड़ा सख्त बनना पड़ेगा। अब आइए देखिए, ये शासक जो आया उसने सोचा कि अगर मुझे शासन करना है तो सख्त बनना पड़ेगा। उसने खुद को सुल्तान घोषित किया। उसने क्या किया? मुबारक शाह आया था, वो खुद को सुल्तान घोषित किया। विद्रोह दबाने की कोशिश की, सेना मजबूत करने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ? दरबार में साजिशें चलती रही, चुगला चुगली दरबार में चलती रही। अमीरों ने साथ नहीं दिया। अमीरों ने क्या किया? साथ नहीं दिया। किसका साथ नहीं दिया? मुबारक शाह को साथ नहीं दिया। आखिरकार मुबारक शाह की हत्या कर दी गई। मुबारक शाह की क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया, साजिश के साथ, साजिश के तौर पर, ठीक है ना। अंतिम सैयद शासक मुबारक शाह के बाद आता है अंतिम सैयद शासक। कुछ और सैयद शासक आए लेकिन वे बहुत कमज़ोर थे। वे अमीरों पर निर्भर थे, जनता से दूर रहते थे, शासन पर पकड़ नहीं बन पाया। और भी कई शासक आए जो अमीर पर निर्भर थे, जनता से दूर रहे, वह खुद को सुल्तान नहीं बना पाया, शासन पकड़ नहीं पाया, ठीक है ना। इसके बाद सैयद वंश का अंत हो गया 1451 ईस्वी में। सैयद वंश का अंत हो गया 1451 ईस्वी में, ठीक है ना दोस्तों। अब
कहानी का अगला मोड़ शुरू होता है। दिल्ली के अमीरों ने देखा कि सैयद शासक राज्य चलाने में असमर्थ है। दिल्ली के अमीर ने देखा कि सैयद शासक राज्य चलाने में असमर्थ है। तब उन्होंने बलहोल लोदी को दिल्ली का शासक बना दिया। तब उन्होंने क्या किया? बलहोल लोदी को दिल्ली का शासक बना दिया। कब? 1451 ईस्वी में बलहोल लोदी को दिल्ली का शासक बना दिया। 1451 ईस्वी में सैयद वंश अब समाप्त हो गया। ठीक है ना, बलहोल लोदी का दिल्ली का शासक बना दिया 1451 ईस्वी में। तब क्या हुआ? सैयद वंश समाप्त हो गया। क्यों बना दिया बलहोल लोदी को? उसने देखा, दिल्ली के अमीर ने देखा कि सैयद वंश राज्य चलाने में असमर्थ था, इसीलिए बलहोल लोदी को दिल्ली का शासक बना दिया 1451 ईस्वी में। और 1451 ईस्वी में सैयद वंश का पतन हो गया। लोदी वंश की अब शुरुआत होता है। अब किसका शुरुआत होता है? लोदी वंश। दोस्तों, ये लास्ट वंश है, इसको आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा, ध्यान से सुनिए। बहुत ही इजी तरीक़ा से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। अब हम लोदी वंश, आखिरी दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश को पढ़ने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा आप लोग। तो बच्चों, अब लास्ट दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश को हम पढ़ेंगे। जो दिल्ली सल्तनत का लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। लास्ट वंश लोदी वंश। चलिए बिल्कुल आसान भाषा में इसे भी समझने की प्रयास करते हैं। ठीक है ना? तो धीरे धीरे लंबी और आसान भाषा में समझेंगे। आप लोग बने रहिएगा। ऐसे समझेंगे जैसे कि आपको लगे कि हम फिल्म देख रहे हैं। समझ गए ना? पूरा एनसीईआरटी के अनुसार समझा रहा हूं। दोस्तों, सैयद वंश के बाद की स्थिति क्या हुआ? बच्चों, आपने देखा कि सैयद वंश के समय दिल्ली की हालात बहुत ख़राब हो चुकी थी। राजा कमज़ोर हो गए थे, अमीर मनमानी करते थे, प्रांतों के शासक खुद को स्वतंत्र समझने लगे थे। दिल्ली को अब एक ऐसे शासक की ज़रूरत थी जो सख्त भी हो और समझदार भी हो। ठीक है ना? दिल्ली को अब ऐसे शासक की ज़रूरत थी जो सख्त भी हो और समझदार भी हो। इसी समय एक अफगान सरदार सामने आया, बलहोल लोदी। कौन आया? इसी समय एक अफगान सरदार सामने आया जिसका नाम था बलहोल लोदी। बलहोल लोदी की शासन 1451 ईस्वी से लेकर के 1489 ईस्वी तक रहा। चलिए अब जानते हैं। ठीक है ना? 1489 से 1451 से लेकर के 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा। ठीक है ना? बलहोल लोदी 1451 से 1526 ईस्वी तक। लोदी वंश का संस्थापक बलहोल लोदी कौन था? बलहोल लोदी एक अफगान सरदार था, पंजाब का सूबेदार रह चुका था। बलहोल लोदी अफगानी शासक था, सरदार था जो पंजाब का सूबेदार रह चुका था। सैनिक जीवन से आया था। ठीक है ना? सैनिक जीवन से आया था, वो सरदार भी रह चुका था। बलहोल लोदी का शासन, लोदी का स्वभाव बहुत ज़्यादा और सैनिक जैसा था। बलहोल लोदी का स्वभाव सैनिक के जैसा था। वह अमीरों को साथ लेकर चलता था, अफगान सरदारों की सलाह मानता था और धीरे धीरे दिल्ली की सत्ता मजबूत करता गया। उसने जौनपुर पर अधिकार किया, विद्रोही सरदारों को काबू में किया। विद्रोही सरदारों को क्या किया? काबू में किया। जौनपुर पर अधिकार किया और अमीरों को साथ साथ लेकर चला। इसी कारण 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना हुई। लोदी वंश की स्थापना हुई। ठीक है ना? लोदी वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? अब बच्चों, लोदी वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? अगर कोई पूछ दे तो लोदी वंश का सबसे अच्छा राजा कौन था, तो जवाब क्या होगा? सिकंदर लोदी। लोदी वंश का सबसे अच्छा शासक कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का स्वभाव, सिकंदर लोदी बहुत मेहनती, अनुशासन प्रिय, न्याय पसंद शासक था, पसंदीदा शासक था। वह रोज़ दरबार लगाता था और खुद शिकायतें सुनता था। ठीक है ना? सिकंदर लोदी वह मेहनती, अनुशासन प्रिय, न्याय और पसंदीदा शासक था। वह रोज़ दरबार लगाता था और खुद शिकायतें सुनता था। समझ गए? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना किया। ठीक है ना? एक महत्वपूर्ण बात, सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना किया। कब? 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर बसाया। आगरा कहाँ पे बसाया?
आगरा कहाँ है? आगरा नदी जो है यमुना नदी के किनारे है, ठीक है ना। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे है, ठीक है ना। व्यापार और प्रशासन दोनों के लिए उपयुक्त था। बाद में मुगल शासकों ने आगरा और भव्य बनाया। बाद में मुगल शासकों ने आगरा को और क्या किया? भव्य बनाया। भव्य मतलब बहुत विस्तार किया आगरा शहर को, मुगल शासक जब आया तो, ठीक है ना। परीक्षा में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मुगल शासक ने आगरा को भव्य बनवाया, ठीक है ना। और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। अब मुगल शासक लोग क्या किए थे? उसको और भव्य बनाया था। प्रशासनिक सुधार, सिकंदर लोदी ने भूमि माप की व्यवस्था सुधारी, कर व्यवस्था को नियमित किया। सिकंदर लोदी ने क्या किया? भूमि माप की व्यवस्था सुधारी, कर व्यवस्था को नियमित किया, अफगान सरदारों को नियंत्रण में रखा, लेकिन धार्मिक कठोरता भी रहा। वह धार्मिक मामलों में कुछ कठोर था, मंदिरों को नुकसान किया, गैर मुसलमानों पर गैर मुसलमानों पर दबाव बनाया। इससे कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ? असंतोष फैल गया। अब आता है इब्राहिम लोदी, ठीक है ना, 1517 से 1526 ईस्वी में। अब आता है सिकंदर लोदी के बाद आता है कौन? इब्राहिम लोदी। अब कहानी का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। इब्राहिम लोदी का स्वभाव, इब्राहिम लोदी घमंडी, जिद्दी, सलाह न मानने वाला राजा था। इब्राहिम लोदी कैसा था? इब्राहिम लोदी घमंडी, जिद्दी और सलाह न मानने वाला राजा था। वह सोचता था कि सबको मेरे सामने झुकना चाहिए, अमीरों से टकराव। उसने पुराने अफगान सरदारों को अपमानित किया, ठीक है ना। कौन? इब्राहिम लोदी पुराने अफगान सरदारों को अपमानित किया, अनुभवी लोगों की बात नहीं मानी। नतीजा क्या हुआ? अमीर उससे नाराज हो गए, शासन कमज़ोर हुआ। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध शुरू हो गया, ठीक है ना। अब क्या हो गया? युद्ध शुरू हो गया। युद्ध कौन शुरू हुआ? तब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। अब इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़, कुछ नाराज अफगान सरदारों ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। कुछ नाराज अफगान सरदार ने क्या किया? बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। बाबर काबुल का शासक था। आधुनिक तोप खाने का उपयोग जानता था। बाबर जो है काबुल का शासक था, वह आधुनिक तोप खाने का उपयोग जानता था। युद्ध कैसे हुआ? कहाँ पे हुआ? पानीपत में हुआ। युद्ध पानीपत में हुआ, ठीक है ना। 1526 ईस्वी में मुकाबला किसके साथ हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ मुकाबला, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी बड़ी सेना लेकिन पुरानी युद्ध पद्धति। इब्राहिम लोदी के पास बहुत बड़ी सेना थी लेकिन पुरानी युद्ध नीति थी। लेकिन बाबर के पास छोटी सेना था लेकिन तोप और रणनीति जानता था। युद्ध करने के लिए युद्ध की रणनीति सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है पुरानी युद्ध पद्धति से नहीं जीत सकते हैं। इब्राहिम लोदी के पास जब भरपूर मात्रा में, हजारों की मात्रा में सैनिक थे, हजारों की मात्रा में हाथी थे, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी के पास इससे कई गुना ज़्यादा सैनिक थे इब्राहिम लोदी से, लेकिन इब्राहिम लोदी के पास छोटा सेना ही था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी बाबर ने युद्ध को जीत लिया, अपने युद्ध की रणनीति से, ठीक है ना। परिणाम क्या हुआ? इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया, बाबर विजय हुआ, दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। अब मुगल वंश की शुरुआत हुआ, ठीक है ना दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ? अंत हुआ, मुगल वंश की शुरुआत हुआ। अब हम इसे पूरे लास्ट ख़त्म कर दिया। अब लोदी वंश का अंत 1526 ईस्वी में क्या हो गया? लोदी वंश समाप्त हो गया और भारत में एक नए युग की शुरुआत हुआ, मुगल काल। लोदी वंश का अंत हुआ 1526 ईस्वी में, लोदी वंश समाप्त हो गया और भारत में एक नए युग की शुरुआत हुआ, मुगल काल। तो दोस्तों ये रहा आपका दिल्ली सल्तनत का पूरा कहानी, ठीक है ना। और इसे आप एक बार नहीं, 2 बार 3 बार ज़रूर इस क्लास के लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा। पूरी कहानी की तरह दिल्ली सल्तनत फिट बैठ जाएगा आपको। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, अगर ये क्लास हमारा आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिल जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में मुगल काल में। ये रहा पार्ट 1 और पार्ट 2
2 में आएगा मुगल काल, ठीक है ना, उसे भी हम बहुत ही बेहद आसान भाषा में समझेंगे। थैंक्स फॉर